आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म के और इसके अल्टरनेटिव मोटिव ऑफ द फर्म। दोनों कंसेप्ट को आज समझेंगे क्या है इनका मतलब। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म रेफर टू द लीगल एंड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क विद इन विच द फर्म ऑपरेट। ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म का अर्थ है एक लीगल और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जैसे कि हम पढ़ के भी आए हैं, जो फर्म ऑपरेट करती है। इट डिफाइन हाउ फर्म स्ट्रक्चर, इसमें डिफाइन किया जाता है कि फर्म कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे गवर्न की जाती है और कैसे मैनेज की जाती है। इन्फ्लुएंसिंग इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हैं उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म अफेक्ट द फर्म एबिलिटी टू राइज कैपिटल, ये सभी जो हैं वो क्या करेंगी, फर्म की जो कैपिटल कितना मार्केट से उठा सकता है उसकी क्षमता को दिखाते हैं, उसकी लायबिलिटी को, उसकी टैक्स ऑब्लिगेशन को, एंड द लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सर्स बाय द ओनर, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसके एक्सेस क्या है, उसके स्तर को भी दिखाती है। तो पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो किस तरीके से हैं, मतलब कौन कौन उसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे वे फर्में चल रही हैं, चलो स्टडी करते हैं इनके बारे में। बात है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फर्म की। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्रेटरशिप। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि एक बिजनेस जो अवन और ऑपरेट किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत के द्वारा है, इसका मतलब भी होता है व्यक्तिगत। सोल का मतलब व्यक्तिगत, और प्रोप्रेटरशिप का मतलब होता है क्षमता। तो व्यक्तिगत क्षमता के द्वारा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें फुल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर लाई करता है उसके ओनर के पास ही। ओनर बेयर अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उसने जो कुछ उठा रखा मार्केट से, जो भी उसके ऊपर टैक्स का बर्डन कुछ भी हुआ, तो वो सभी उस सभी लायबिलिटी का वो खुद ही जिम्मेदार है। और मार्केट से जो भी उसने अपनी कैपिटल राइज की है उसको चुकाना उसी को पड़ेगा। उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। प्रॉफिट और टैक्स एज पर्सनल इनकम, और जो उसके प्रॉफिट और टैक्स दिए जाते हैं वो उसकी पर्सनल इनकम से ही दिए जाते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सिंपलिसिटी, ईज ऑफ स्टार्टअप, आसान स्टार्टअप होता है, फुल कंट्रोल होता है और डायरेक्ट क्लेम कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कैपिटल, उसके पास कितना उठा सकता है, एक बंदा कितना ले लेगा, उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। और डिफ़िकल्ट होता है अपने ऑपरेशन को स्केल करना, बढ़ाना ऑपरेशन को मुश्किल हो जाता है। पार्टनरशिप, साझेदारी, तो इसका मतलब क्या है, एक बिजनेस जो अवन किया जाता है दो या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल के द्वारा, इसमें वे प्रॉफिट चाहे लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर डिसीजन मेकिंग एंड लायबिलिटी, डिसीजन मेकिंग को भी और अपनी लायबिलिटी को शेयर किया जाता है। पार्टनरशिप कैन बी जनरल, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिटेड, सम पार्टनर हैव लिमिटेड लिबिलिटी, मतलब कुछ पार्टनर के पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, सबको बराबरी साझेदारी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, और जबकि कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम, ऐसे भी देखने को मिलता है। उसकी लायबिलिटी भी कम देखने को मिलेगी फिर हमें, तो इस तरीके से देखने को। अब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होगा, ज़्यादा कैपिटल लग रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप से, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर की जा रही है, और इसमें अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्किल है, तो डाइवर्सिफाइड स्किल भी देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, आपसी कलह देखने को मिल सकती है। शेयर प्रॉफिट करना अपने आप में ही चैलेंज हो जाता है, और जॉइंट लायबिलिटी होती है, जो क्या है, एक बंदा लेने से दूसरा बंदा चुका नहीं था, तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। कोऑपरेशन, मतलब एक साथ मिलकर काम करना, तो साझेदारी और कोऑपरेशन में क्या अंतर है, क्या होता है कि ये एक लीगल एंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, इसके ओनर से अलग होती है, इसमें ओनर नहीं होता, उसमें ओनर्स होते हैं साझेदारी वाले में,
ऑफरिंग लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। उसमें इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट लायबिलिटी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनर शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जो ओनर है या उसमें जो शेयर होल्डर है उस कंपनी का सहकारी है जैसे कि अमूल है, इस प्रकार से एक साझेदारी लेकर काम चलाते हैं। और इसे क्या है कि जो ऑपरेशन है वो इसका एक विशेष मालिक नहीं होता वैसे तो, लेकिन ये मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऑपरेट किया जाता है जो भी अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव लाए गए हैं उनके द्वारा। तो क्या एडवांटेज इसका, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है, इजियर कैपिटल एकोमुलेशन है और परपेचुअल एक्जिस्टेंस देखने को मिलता है हमें। देखो क्या है इसका मतलब, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का तो मतलब समझ गया अस्तित्व होना है, तो परपेचुअल का मतलब होता है कि जो हमेशा बने रहे, और तो हेरिटेज चलता है, समझ लो आगे कोई जनरेशन नहीं चली तो बिजनेस स्टॉप हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन कॉरपोरेशन इस प्रकार से चलता है कि उसका कोई ओनर तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, ये हमेशा बनी रहती है, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सेटअप, मतलब बहुत जटिल कठिन है, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी इसमें, डबल टैक्सेशन लग सकता है, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स लगते हैं इसमें, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रतिबंधन की जरूरत होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ये क्या है, इस क्या मतलब, इसका डिस्क्रिप्शन क्या मतलब है, एक हाइब्रिड और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो कंबाइन करती है कोऑपरेशन और पार्टनरशिप के दोनों के फीचर्स को जो इकट्ठा कर कर चलेगी वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ऑफर किया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी और इसमें प्रोटेक्शन टू द ओनर, इसमें ओनर का प्रोटेक्शन देखने को मिलता हमें। इसमें देख सकते हैं हम प्रॉफिट है वो पास्ट किया जा सकता है ओनर के द्वारा और टैक्स किया जा सकता है पर्सनल इनकम के द्वारा। इसमें क्या एडवांटेज है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी, टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी और फीवर फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, मे बी सब्जेक्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स के तौर पर देखा जा सकता है। स्टैटिक स्पेसिफिक रेगुलेशन देखने को मिलते हैं इसमें। कोऑपरेटिव क्या है, इसका क्या अर्थ है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ओन की जाती है और ऑपरेट की जाती है कि ग्रुप या इंडिविजुअल के द्वारा देयर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो एक सहकारी संस्था होती है जो एक साथ एक दूसरे की मदद करते, कोऑपरेट करके काम करती है, तो इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मेंबर शेयर इन प्रॉफिट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये शायद देख सकते हैं कि मेंबर है प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शेयर करते हैं। फोकस और मीटिंग टू नीड द मेंबर रेदर देन द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैंने जो पीछे बताया था कि अमूल कॉर्पोरेशन नहीं है, कोऑपरेटिव जो अब बात कर रहे हैं ये है, वो कॉर्पोरेशन होता है, एक संगठन बनाया जाता है। कॉर्पोरेशन में क्या होता है, मल्टीपल सेक्टर एक साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। इसका अब कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, देखो फोकस ऑन मीटिंग द नीड ऑफ मेंबर रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी सबकी नीड्स पूरी की जाएंगी, इस पर प्रॉफिट के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, शेयर रिसोर्स, मेंबर बेनिफिट एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है, इसमें शेयर किए जाते रिसोर्सेज को और मेंबर बेनिफिट मिलता है, और डेमोक्रेटिक जिस तरह लोकतंत्र में डिसीजन चुने जाते हैं वैसे इसमें भी चुने जाते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या, पोटेंशियल फॉर स्लोअर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग कंस्ट्रेंट, मतलब क्या है, इसमें डिसीजन जैसे डेमोक्रेटिक है उसमें डिसीजन स्लो आते हैं तो वैसे इसमें भी डिसीजन कम आते हैं, स्लो आते हैं, और इसमें प्रॉफिट शेयर किया जा सकता है, शेयर किया जाता है। अब क्या अल्टरनेटिव मोटिव है हमारे फर्म के, while traditional economic theory offer assume firm aim to maximize profit, various alternative motive can drive firm behavior. This motive can be influenced by the managerial objectives, stakeholder interest and broader societal goals. तो क्या है कि विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी हैं जो अज्यूम करती हैं कि जो फर्म का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि कुछ अदर वेरियस अल्टरनेटिव भी देखने को मिलते हैं फर्म के। ये मोटिव हम जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके मैनेजियल ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और ब्रॉडर सोसाइटल गोल्स को जो हम डिस्कस करेंगे अब। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि इसका क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एज्यूप्शन भी दी थी कि जब फर्म का एम होता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को और प्रोडक्शन को
ऑप्टिमाइज करना और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को लेकर आना। तो इसमें क्या तर्क देखा जाता है कि इंश्योर किया जाता है सर्वाइवल और अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड रिवॉर्ड ऑनर, मतलब इन सब चीज़ों से क्या किया जाएगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किया जाएगा। ये इसके प्रमुख तर्क थे। सेल रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेल को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। इसका बहुत सी फर्में हैं जो क्या करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी मैक्सिमाइज करना सेल को, जैसे कि रिवेन्यू से रेदर देन द प्रॉफिट। अक्सर जिसमें इंक्रीज किया जाता है मार्केट शेयर को, अचीव किया जाता है इकोनॉमिक स्केल को। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका तर्क यही है कि अगर ज़्यादा सेल करेंगे तो ग्रेटर मार्केट डोमिनेंस मिलेगा और जिससे ब्रांड रिकॉग्नाइज, ब्रांड में हमारी एक पहचान बन जाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैनेजियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या है, मैनेजर में परस्यू करता पर्सनल ऑब्जेक्टिव को जैसे हायर सैलरीज, पर्क्स और पावर को एवन एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तुलना में। तो इसमें क्या तर्क दिया गया है, इसमें तर्क दिया जाता है कि जो मैनेजर है वो सेल्फ इंटरेस्ट से सम टाइम क्या कर सकता है, वो डाइवर्स कर सकता है ओनर के प्रॉफिट गोल को और अपनी एजेंसी। इसमें क्या होगा, इससे एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, इसका क्या अर्थ है, फर्म है फोकस करती है कि वो मैक्सिमाइज ग्रोथ करे इन टर्म ऑफ साइज, आउटपुट और मार्केट शेयर के संदर्भ में अक्सर प्रायोरिटाइज किए जाते हैं इसमें लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को। इसका तर्क यही है कि ग्रोथ करने से मार्केट पावर और बढ़ जाएगी और कंपटीशन कम हो जाएगा और इसमें बार्गेनिंग पोजीशन इनकी सुधर जाएगी। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है हमें। इसमें क्या देखा गया है कि जो सब कुछ फर्में हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो अचीव करे सोशल और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव अलोंग साइड एवन अबव प्रॉफिट गोल से ऊपर। इसमें जो तर्क दिया जाता है कि कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का जो इंसेंटिव है वो इम्प्रूव करता है पब्लिक इमेज, मतलब उसकी जो है ना ऐसे करने से पब्लिक में इमेज अच्छी हो जाएगी और वो स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छी तरीके से लंबे समय तक उसका जो कंपनी है कुछ भी डेवलपमेंट होता रहेगा, उसका योगदान हो जाएगा और पब्लिक इमेज भी बन जाएगी। जैसे कि टाटा कंपनी है, उन्होंने बहुत सा वेलफेयर का काम किया है तो उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है और लंबे समय तक वे पकड़ बना रखेंगे। अब देखो कुछ कंपनी क्या होती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं फर्म में का जो सेटिस्फाइंग रेदर देन ऑप्टिमल आउटकम प्राप्त नहीं करना, बस उसको एक बैलेंसिंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेना है प्रॉफिट ग्रोथ और स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन का। इसका तर्क ये है कि जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसकी जो बाउंड्री रेशनलिटी की वो है कि उसके पास इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो एक अपने दायरे में रहना चाहता है एंड डाइवर्स स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कैन लीड टू सेटिस्फाई, और विभिन्न प्रकार से स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो सेटिस्फेक्शन बिहेवियर हो जाता है। सर्वाइवल, कुछ कंपनियां क्या करती हैं इन कॉम्पिटिटिव और अनसर्टेन मार्केट के अंदर प्राइमरी जो मोटिव होता है कुछ फर्मों का वो होता है इंश्योर करना सर्वाइवल रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट के। इसका तरह जाके फर्म है वो चैलेंज करती है इन्वायरमेंट में प्रायोरिटीज लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड द कॉस्ट कंट्रोल टू सिस्टम ऑपरेट, मतलब वो अपने आप को बचाने के तौर पे ही लगी रहती हैं कंपनियां। इसी बात को बताया गया है उस इन्वायरमेंट उस कॉम्पिटिशन के अंतर्गत। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है फर्म सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है इसकी ऑप्शनल डायनेमिक्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिमेन की मोटिव अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव लाइक ग्रोथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो प्ले क्रूशियल रोल निभाती है शेपिंग और बिहेवियर को। अंडरस्टैंडिंग दिस डाइवर्स मोटिव, इन अलग अलग मोटिव का डाइवर्स स्टडी अंडरस्टैंड समझने से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक में वो जरूरी हो जाता है, जो प्रोवाइड करता है एक आंतरिक दृष्टिकोण हमें कम्प्लेक्स नेचर ऑफ फर्म एंड उनकी स्ट्रैटेजी का। ये कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू हमारे लिए 16 मार्क्स कॉलेज